स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एच डब्ल्यू करंट अफेयर्स। कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। और ये वीडियो बहुत दिन बाद पड़ पा रही है। इसका एक रीज़न है कि कुछ हेल्थ इशू हो गए थे, इसी कारण वीडियो इतने दिन बाद पड़ पा रही है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है बजट 2025-26। और उससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन लाने जा रहे हैं, जो कि अभी तक आप देख सकते होंगे कि करंट अफेयर्स की क्लासेस ना बहुत बड़े लेवल पर इस पे बिजनेस हो रहा है। और टाइमिंग का लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं। एक एक घंटे, आधे आधे घंटे में क्लासेस रन कर रहे थे। हमारे चैनल पर मात्र 10 से 15 मिनट, अब तो मैंने 10 मिनट टाइमिंग फिक्स कर दिया है। 10 मिनट के अंदर ही आपको करंट अफेयर्स पूरे दिन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे ही एक्सप्लेन किए जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, चलते हैं अपने टॉपिक पे, बजट 2025-26। तो बजट हमारा लॉन्च हुआ था ये 1 फरवरी 2025 को। अब बात कर लेते हैं पेश करता किसने पेश किया बजट को। तो पेश करता है केंद्रीय वित्त मंत्री, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, सभी लोग जानते ही होंगे। बात करते हैं बजट का इतिहास का, हिस्ट्री ऑफ बजट। तो प्रथम बजट जो पास हुआ था वो 1860 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में जेम्स विल्सन द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट। अभी हमने प्रथम बजट की बात की, अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब हुआ। तो 1947 ईस्वी जब भारत आज़ाद हुआ तो वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया। बात करते हैं गणतंत्र भारत का पहला बजट। भारत आज़ाद होने के बाद, स्वतंत्र भारत के बाद गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 ईस्वी में वित्त मंत्री जॉन मेथाई द्वारा पेश किया गया था। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है बजट के इतिहास में सर्वाधिक 10 बार, आप लोग देख सकते हैं यहाँ 10 बार मोरारजी देसाई द्वारा बजट पेश किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10 बार इनके द्वारा बजट पेश किया गया है। ये इतिहास में सबसे सर्वाधिक 10 टाइम है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है भारत में पहली बार महिला द्वारा, अब यहाँ पे महिला आ गया तो ध्यान रखिएगा, महिला द्वारा आया है। तो इंदिरा गांधी ने कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में बजट पारित किया गया है। अगर महिला द्वारा क्वेश्चन आ जाए तो आप इंदिरा गांधी को करेक्ट का आंसर करेंगे। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है बजट के इतिहास में अंतरिम, पूर्णकालिक तथा सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने बजट पारित किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा अगला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सबसे लंबी अवधि का बजट भाषण। अब बात करें सबसे लंबी अवधि का बजट भाषण, तो ये निर्मला सीतारमण द्वारा दिया गया था भाषण, जो कि 2020 में दिया गया था। बात करें टाइमिंग की तो 2 घंटा 40 मिनट, 2 आवर 40 मिनट्स में हुआ था ये बजट का पूरा भाषण। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है बजट 2025-26 के प्रमुख बिंदु। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की। 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद दूसरा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है, ये वाला 2025-26। बात करें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रमण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार, ये 8वीं बार बजट पेश किया है। यह बजट विकसित भारत पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। ये किस पर आधारित है? तो ये विकसित भारत पर आधारित है। चलते हैं अपने अगले पेज पर। हमारा अगला पॉइंट है विकसित भारत में शामिल 6 बिंदु। तो कौन कौन से बिंदु हैं? तो सबसे पहला बिंदु है गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। चौथा पॉइंट है 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार। पांचवा पॉइंट है आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं। छठा पॉइंट है हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए किसान। तो आपने 6 बिंदुओं को देख लिया है और बड़े ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अपने नोट्स में ऐड ऑन जरूर कीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है बजट 2025-26 का उद्देश्य। अब बात करते हैं उद्देश्य की। तो इसका उद्देश्य क्या है? बजट 2025-26 का लक्ष्य, जो इसको लक्ष्य भी बोल सकते हैं या उद्देश्य बोल सकते हैं, आगामी 5 वर्षों में क्या क्या है। तो बात कर लेते हैं कराधान टैक्स फ्री, बिजली क्षेत्र में इसमें बढ़ावा करना, शहरी विकास, खनन और वित्तीय क्षेत्र विनियामक सुधार। अब बात कर लेते हैं इन क्षेत्रों के अगले 5 वर्षों की अवधि के दौरान हमारी विकास क्षमता और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी।
तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट्स। चलते हैं अपने अगले पॉइंट्स पे। तो बजट 2025-26 की विकास यात्रा के मुख्य बिंदु क्या क्या है, तो यहाँ पर दर्शाया गया है 4 इंजन। तो पहला इंजन की बात करें, यहाँ पर 4 इंजन दिए गए हैं। कृषि, एमएसएमई, निवेश, निर्यात। तो कृषि एग्रीकल्चर, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, निवेश की बात करें तो इससे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और निर्यात एक्सपोर्ट, सभी लोग जानते ही होंगे। अब इनके आगे किन किन चीज़ों में सुधार किया जाएगा, तो ईंधन में सुधार होगा, मार्गदर्शक प्रेरणा, समावेशिता। समावेशिता का मतलब है सबको साथ लेना, सबको, सबका साथ सबका विकास, जो एक यहाँ पर नारा है, उसको बढ़ाना, बढ़ावा देना। और बात करें लक्ष्य की, तो विकसित भारत ये लक्ष्य है हमारा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट्स पे। तो हमारा अगला पॉइंट है प्रथम इंजन। अब बात कर लेते हैं प्रथम इंजन की। तो इसमें बताया गया है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का इसमें दिखाया गया है। तो ये एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केंद्र सरकार राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का शुभारंभ करेगी। ये प्रथम इंजन के अंडर में है। अब बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो संवर्धित कृषि उत्पादकता में इसको बढ़ावा मिलेगा, फसल विविधता और सतत कृषि पद्धतियों का विकास होगा, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाना, और इसका भंडारण को बढ़ाया जाएगा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो बजट में और किस किस चीज़ों को क्या क्या मिला है, तो बिहार में मखाना बोर्ड, ये बिहार को मिला है। मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है कपास उत्पादकता मिशन। अब देखते हैं, कपास उगाने वाले लाखों किसानों के लिए लाभ हेतु कपास उत्पादकता मिशन को शुरू किया गया है। यह 5 वर्षीय मिशन योजना होगी, ध्यान रखिएगा, 5 ईयर वाली योजना है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है केसीसी। केसीसी की फुल फॉर्म है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण, ज़्यादा लोन मिलेगा। संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के तहत ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जाएगी। ध्यान रखने वाला पॉइंट है, 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जाएगी। ये बदलाव हुआ है किसान क्रेडिट कार्ड में 2025-26 के बजट में। अब बात कर लेते हैं, एक नया पॉइंट है यहाँ पे है असम में यूरिया प्लांट। तो असम में एक नया यूरिया प्लांट स्थापित किया गया है। बात करते हैं इसकी। तो यूरिया की आपूर्ति और अधिक बढ़ाने हेतु नामरूप एक जगह है असम में तो 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक यूरिया प्लांट स्थापित किया जाएगा। ये बजट में पेश किया गया है। तो सभी लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड पॉइंट हम लोगों ने उठाए हैं। तो चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है ग्रामीण अर्थव्यवस्था हेतु उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक। तो इसमें इसकी क्या भागीदारी रहेगी, तो 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों वाले भारतीय डाक को भारतीय डाक पेमेंट बैंक और 2.4 लाख डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क को तैयार किया जाएगा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है दूसरा इंजन एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। एमएसएमई के लिए मानदंड में संशोधन। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल के द्वारा दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि एमएसएमई में मापदंडों में संशोधन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम, मध्यम उद्यम। तो निवेश यहाँ पर दो तरीके से पहचाना जाएगा। एक तो निवेश, इन्वेस्टमेंट, और टर्नओवर पे। तो वर्तमान की भी दिखाई गई है और संशोधित हुआ भी दिखाया गया है, दोनों तरफ ही यही दिखाया गया है। तो पहले वर्तमान में 1 करोड़, तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 करोड़ और 50 करोड़, 1 करोड़ और 10 करोड़, 50 करोड़, ये वर्तमान में था। अब संशोधित क्या हुआ, तो 1 करोड़ की जगह पे हम 2.5 करोड़, 10 करोड़ की जगह 25 करोड़ संशोधित कर दिया गया निवेश पर। 50 करोड़ की जगह 125 करोड़। अब बात कर लेते हैं टर्नओवर की। तो वर्तमान में 5 करोड़, जो अब संशोधित हो गया 10 करोड़ हो गया है।
पहले 50 करोड़ था, जो कि संशोधित हो गया 100 करोड़ हो गया है। और पहले मध्यम उद्यम में वर्तमान में 250 करोड़ था, जो कि संशोधित होके 500 करोड़ हो गया है। यह टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको अपने नोट्स में ऐड ऑन जरूर कीजिएगा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट्स पे। हमारा अगला पॉइंट है गारंटी उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि कवर के साथ ऋण। तो उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सक्षम उद्यमों के लिए 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे। प्रथम वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। और जो अभी टेबल मैंने आपको रिवाइज किया है, वो टेबल आप जरूर अपने पॉइंट्स में ऐड ऑन कीजिएगा, नोट्स में ऐड ऑन कीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है तीसरा इंजन। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, निवेश के बारे में। तो अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं जो कि लैब बोलते हैं, देश के बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूल में 50,000 अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं, जो कि लैब भी बोली जाती हैं, स्थापित की जाएंगी। ध्यान रखिएगा, ये तीसरे इंजन मतलब इन्वेस्टमेंट में आता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पर भी ध्यान दिया जाएगा। भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, इनके थ्रू जोड़ा जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। हर चीज पर ध्यान दिया गया है, तो अगला पॉइंट है हमारा भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को अपने विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र। 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित किया जाएगा। इस भागीदारी के में पाठ्यक्रम डिजाइन, पुस्तकों को प्रशिक्षण, कौशल प्रमाणन, फ्रेमवर्क और आवधिक समीक्षा को शामिल किया जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है शिक्षा हेतु एआई उत्कृष्टता केंद्र। इसमें बताया गया है 500 करोड़ के कुल परिव्यय शिक्षा हेतु एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना होगी इसके अंडर में। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार। अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटों को जोड़ने का लक्ष्य की दिशा में आगामी वर्षों में मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डी केयर कैंसर केंद्र। अब ये जो कैंसर केंद्र है, इसमें क्या क्या है, तो सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना करने की सुविधा प्रदान करेगी। बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के। तो वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे डी केयर के। अब पीएम सम्मान निधि स्वनिधि सम्मान निधि नहीं, यहाँ पे पीएम स्वनिधि है। इस स्कीम को बैंकों से संवर्धित ऋण 30,000 की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्डों और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत मतलब नए तरीके से किया जाएगा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश। तो निवेश में क्या क्या आ जाता है, तो अवसंरचना हेतु राज्यों को सहायता। तो 1.5 लाख करोड़ के परिव्यय के पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण और सुधारों हेतु प्रोत्साहन मिलेगा। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो हमारा अगला पॉइंट है जल जीवन मिशन। 100% कवरेज प्राप्त करना। बढ़े हुए परिव्यय के साथ मिशन का विस्तार 2028 तक किया जाएगा। बात करते हैं अगला पॉइंट। तो परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025-30 नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ की पूंजी वापस लाने हेतु शुभारंभ किया जाएगा। हमारा अगला पॉइंट है विद्युत क्षेत्र में सुधार। इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्रों में सुधार आएगा, तो वितरण सुधारों के लिए प्रोत्साहन तथा राज्यों के भीतर ट्रांसमिशन में वृद्धि की जाएगी। उड़ान, अगला पॉइंट है उड़ान। अगले 10 वर्षों में 120 गंतव्यों तक 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बनेगी। अगला पॉइंट है हमारा परमाणु ऊर्जा मिशन, जो कि लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों एसएमआर के अनुसंधान और विकास के लिए 20,000 करोड़ के परिव्यय के साथ एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित होगा। हमारा अगला पॉइंट है
अगला पॉइंट है हमारा, नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की आय पर शून्य कर। बात कर लेते हैं पहले पॉइंट की। 12 लाख तक की आय पर कोई कर देय नहीं होगा। वेतनभोगी और कर दाताओं के लिए यह सीमा 75,000 की मानक कटौती के लिए कारण 12.75 लाख होगी। अब इसको मैं बता दूं, आपको समझा दूं कि जो लोग वेतनभोगी, जिनको सैलरी मिलती है, उनको 12,75,000 तक छूट है। उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है यहाँ तक, 12,75,000 तक। अब बात कर लेते हैं, हमारी टेबल यहाँ पर दी गई है, टेबल के थ्रू मैंने दर्शाया है। तो आमदनी यहाँ पर इधर सैलरी दी है, टैक्स पहले और टैक्स जो कि अब, और फ़ायदा कितना होगा, सेविंग्स कितनी है। तो 10 लाख तक 50,000 जो कि पहले था, अब है जीरो। 12 लाख तक 71,500, 12,71,500 पे पहले इतना 71,500 पड़ता था, अभी है जीरो। 13 लाख पर 88,400 था, जो कि अब 66,300, और फ़ायदा इसमें 22,100 का फ़ायदा होगा। 15 लाख पर 1,30,000 टैक्स पहले था, जो कि कम होकर 97,500 देना पड़ेगा। 17 लाख पर 1,84,000 था, जो कि अब 1,30,000 देना पड़ेगा। फ़ायदे की बात करें तो 54,600 का फ़ायदा होगा। 17 लाख पे 3,40,000 का पहले दिया जाता था टैक्स, अब देना है 2,40,000। 1 लाख का 1,100 रुपये का फ़ायदा है। 25 लाख पर 4,34,200 पहले दिया जाता था टैक्स, अब 3,19,800, और फ़ायदे की बात करें तो 1,14,400 का फ़ायदा होगा। टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कीजिएगा। अब चलते हैं अपने वन लाइनर क्वेश्चन पे, जो आपने पढ़ा है उसका एक वन लाइनर में रिवीजन। तो साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में केंद्रीय बजट 2025-26 किसने पेश किया। तो ये सब आपने अभी पढ़ा है। किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बजट 2025-26 की थीम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबका विकास, ये इसकी थीम है। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजन हैं? अभी हमने इंजनों की बात की थी, तो इसमें 4 इंजन हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव किया गया है। तो ये एक समूह है, जो कि आपको बताना है कि किन किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया है। तो सबसे पहले गरीबी, फिर सेकंड नंबर पे युवा है, थर्ड नंबर पे अन्नदाता है, और फोर्थ नंबर पे नारी है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म हमको याद रखने के लिए यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक बनाई है, जिसको ज्ञान बोलते हैं, GYAN। जी से गरीबी, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी। ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है, बजट 2025-26 में कुल कितना व्यय आवंटित किया गया, कितना खर्च दिखाया गया, कितना खर्च होगा। तो ये खर्च जो है यहाँ पे दिया गया है 50,65,345 करोड़। बहुत बड़ा अमाउंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, राजकोषीय धारा बजट 2025-26 हेतु कितना आवंटित किया गया है। तो ये 4.4% है, ये किया गया है। रक्षा मंत्री में कितनी राशि का आवंटन हुआ है। तो 6,81,210 करोड़ का जो पेमेंट है, जो धनराशि है, ये रक्षा मंत्री क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मखाना बोर्ड का आरंभ होगा। तो ये कहाँ होगा। तो ये बिहार में होगा, अभी आपको पढ़ाया था डिटेल में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला पॉइंट है, 12 लाख आय तक कितना परसेंट टैक्स लगेगा। तो 0% लगेगा, अभी मैंने पढ़ाया था आपको। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन को तक कितने वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा हुई है। तो ये 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और मैंने कोशिश की है कि कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें पहुंचा सकूं। और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं, इतने कम समय में आई होप मैंने कोशिश की है कि कम से कम समय में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर पाऊँ। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, धन्यवाद। और क्लास को स्टार्टिंग से एंड तक बिना बिना स्किप किए हुए पढ़ेंगे, तभी आपको सारा बजट क्लियर होगा
और ये बजट जो 2025-26 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम में। ज़रूर इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएँगे, तो ध्यान रखिएगा। और क्लास को अगर आपको अच्छी लगी, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।